हेलो स्टूडेंट, वेलकम। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास नाइन्थ के साइंस के फर्स्ट चैप्टर की हम बात करेंगे। चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। फर्स्ट देखो, व्हाट इज मैटर। मैटर है क्या चीज़, किसको हम मैटर कह सकते हैं। तो सिंपल से टर्म में अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं दैट एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास इज कॉल्ड मैटर। यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो नेचर में एग्जिस्ट कर रही है, जो किसी पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, यानी जगह घेर रही है, और जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? मैटर कहलाती हैं। यानी मैटर के लिए हम डेफिनेशन लिख सकते हैं दैट मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास। तो वो क्या हो जाएगा? मैटर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हम देखते हैं, जैसे कि चेयर है, बोर्ड है, चौक है, मेन है, काऊ है, मीन्स जितने भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स जो सराउंडिंग में हम देखते हैं, यानी ऐसी चीज़ें जिनको हमारी जो 5 सेंसेस हैं जो फील कर सकती हैं, हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, स्किन, तो ये सारी जो 5 हमारे सेंसेस जो होते हैं, वो जिन चीज़ों को एक्चुअल में फील कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? मैटर कहलाती है। ठीक है। जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम फील नहीं कर सकते, तो फील नहीं कर सकते इसका मतलब उनको मैटर नहीं कह सकते। जैसे कि हम रात को सोने के बाद हमें सपना आ रहा है, स्वप्न आ रहा है, तो उसको हम फील नहीं कर सकते। तो स्वप्न जो है वो हमारे लिए क्या है? मैटर नहीं हो सकता। लेकिन किसी भी जो लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसकी स्मेल हम ले सकते हैं, हमारी आँख, कान, नाक जो है, स्किन है, वो सब जिसको फील कर सकती हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? मैटर होती है। अब ये जो मैटर है, इस मैटर के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें कि मैटर को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं या कितने तरीके का मैटर है वो हो सकता है, तो उसके लिए सबसे पहले जो इंडियन फिलोसोफर्स जो थे, जो भारतीय दार्शनिक थे, स्टार्टिंग में उन्होंने ये कहा कि मैटर जो है वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बना है। यानी 5 मूलभूत तत्वों से मिलके मैटर का फॉर्मेशन होता है। और वो 5 बेसिक एलिमेंट्स क्या थे? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। Means these are 5 basic elements which forms a matter। और इन 5 बेसिक एलिमेंट्स को क्या कहा गया? पंच तत्व। तो कोई भी चीज जो इस नेचर में एग्जिस्ट कर रही है वो इन 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बनी होती है। आपने देखा होगा डीडी नेशनल पे एक सीरियल आता है शक्तिमान। तो शक्तिमान जब गोल गोल घूमता है तो उसके 5 अलग अलग उसकी इमेज बनती है। यानी उसकी बॉडी ये दिखाया जाता है उसमें कि वो 5 चीज़ों से मिलके बनी होती है, जिनको पंच महाभूत या पंच तत्व कहा जाता है। तो वो पंच तत्व उसके क्या हैं? एयर है, अर्थ है, फायर है, स्काई है, वाटर है। तो ये इंडियन फिलोसोफर की थिंकिंग थी कि कोई भी चीज़ जो इस नेचर में एग्जिस्ट कर रही है वो इन 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बनी होती है, और जिनको हम क्या बोलते हैं? पंच तत्व बोलते हैं। इसका मतलब मैटर जो है वो 5 डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है, जो पंच तत्व हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो मैटर है उसको आगे फिर से क्लासिफाई किया। तो क्लासिफिकेशन का जो दूसरा बेसिस था वो था फिजिकल स्टेट। कि फिजिकल स्टेट के बेसिस पे मैटर जो है उसको मेनली हम 3 टाइप्स का बताते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी फिजिकल स्टेट के बेसिस पे मैटर 3 तरीके का हो सकता है: सॉलिड मैटर, लिक्विड मैटर एंड गैसियस मैटर। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है वो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन होता है। इसके अलावा
मैटर को हम एक और बेसिस के ऊपर भी क्लासिफाई कर सकते हैं, और वो बेसिस क्या है उसका? केमिकल कंपोजिशन। यानी जो मैटर है वो मैटर किस टाइप के पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, उसके बेसिस पे, यानी उसका जो केमिकल कंपोजिशन है उसके बेसिस पे मैटर है वो दो तरीके का होता है, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। तो दो तरीके का मैटर होगा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। यानी एक तो जो कंप्लीटली प्योर हो, यानी ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बना हो, और दूसरे क्या होते हैं? मिक्सचर्स जो हैं, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से जो मैटर बनता है वो मिक्सचर्स कहलाता है। तो ये थर्ड बेसिस है क्लासिफिकेशन का, केमिकल कंपोजिशन। जो प्योर सब्सटेंसेज होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस को फिर आगे दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जो है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। यानी प्योर सब्सटेंस है वो फर्दर टू टाइप्स का हो सकता है, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। इसी तरीके से जो मिक्सचर है, मिक्सचर भी दो तरीके का होता है, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब यहाँ पे देखो, जो एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स क्या होंगे? तो एलिमेंट्स क्या होता है? यानी ऐसा मैटर जिसमें केवल एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट हों, मीन्स द मैटर विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, देन इट इज कॉल्ड एलिमेंट। और जो कंपाउंड है वो क्या होगा? कंपाउंड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय देयर मास। यानी जब दो या दो से ज़्यादा टाइप के एटम्स है वो कंबाइंड हो रहे हैं एक फिक्स रेशियो में, तो वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। जबकि मिक्सचर जो है, अब मिक्सचर क्या होता है? दो या दो से टाइप के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर है, अगर उनको मिक्स कर देते हैं तो वो बनाते हैं मिक्सचर। तो ये दो तरीके का है, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब वो होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या है? कि यानी ऐसा मैटर जिसमें यूनिफॉर्मिटी हो। यूनिफॉर्मिटी मीन्स जब दो डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस को हम मिक्स कर रहे हैं, तो मिक्स करने के बाद वो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली इस तरीके से मिक्स हो जाते हैं कि उनका कंपोजिशन कंप्लीट मिक्सचर में यूनिफॉर्म हो जाता है। यानी किसी भी पोर्शन को हम लें उस मैटर के, तो वहाँ पे कंपोजिशन हमें एज इट इज़ मिलता है। तो वो यूनिफॉर्मिटी अगर आ रही है, दैट मीन्स वो क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है। जबकि हेट्रोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाती है, यानी वो कंप्लीटली मिक्स एक दूसरे के साथ नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक बीकर लिया, बीकर में हमने वाटर ले लिया और उसमें हमने 1 टीस्पून शुगर ऐड कर दिया, 1 चम्मच उसमें क्या डाल दिया? हमने चीनी डाल दी, और फिर इसको हिला दिया। तो क्या होगा? चीनी जो है वो पानी के साथ पूरी तरह से मिक्स हो जाती है, और मिक्स होने के बाद हम चीनी को उस वाटर से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, यानी देखने में हमें चीनी के पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते हैं। तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हुआ? एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन आ गया। लेकिन सेम वैसे ही अगर हम बीकर में वाटर लें और वाटर लेके उसमें 1 टीस्पून सैंड मिक्स करें, 1 चम्मच उसमें रेत डाल दें, तो क्या होगा? थोड़ी देर तो ऐसे लगेगा कि जो सैंड या रेत है वो पानी के साथ मिक्स हो गई, लेकिन जैसे ही उस मिक्सचर को हम रखते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या होता है? ऑटोमेटिकली जो सैंड पार्टिकल्स है वो नीचे बॉटम में बैठ जाते हैं, यानी दोनों जो कंपोनेंट हैं वाटर और सैंड वो अलग अलग हो जाते हैं। तो ऐसा मिक्सचर कहलाता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। जबकि अगर यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती है, दैट मीन्स वो क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है। तो ये मिक्सचर के 2 टाइप्स होते हैं, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। बाकी इसकी डिटेल्स में आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि एलिमेंट और जो कंपाउंड हैं वो क्या होते हैं, मिक्सचर्स जो है उनमें डिफरेंसेस क्या होंगे होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस के बीच में। नेक्स्ट इसके बाद में फिर आता है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। यानी जो मैटर हम बात कर रहे हैं
कि जो भी नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है जिसका कोई ना कोई मास हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो मैटर है। लेकिन उस मैटर की नेचर क्या होगी, यानी उसकी किस तरीके की प्रॉपर्टीज होगी, तो वो है उसकी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो सबसे पहला तो ये है दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो भी मैटर होता है वो पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से बना होता है, यानी मैटर का सबसे छोटा जो पोर्शन है वो क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। तो ईच एंड एवरी मैटर विच एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। वो पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से मिलके बना होता है। सेकंड है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, यानी उस मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे साइज के पार्टिकल्स होते हैं, और उन पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि हम उसको इमेज भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते, यानी हमारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड जो है वो साइज ऑफ पार्टिकल्स होता है, इतने छोटे साइज के वो पार्टिकल्स होते हैं। तीसरा है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस यानी कि वैकेंट जगह, खाली जगह बची रहती है। तो किसी भी टाइप के मैटर में पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, वैकेंट स्पेस होता है। फोर्थ है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो उनकी मूवमेंट है वो कंटिन्यूअसली होते रहती है। और नेक्स्ट है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मैटर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में आपस में कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जो कि उनको एक साथ जोड़े रखने का काम करती है। ये इसकी मेन 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं कि पहला क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। दूसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी यानी वेरी स्मॉल। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम एंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। एंड लास्ट इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब इन पांचों डिफरेंट प्रॉपर्टीज को हम डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो इसके लिए एक एक्टिविटी है, टेक सम वाटर इन ए बीकर एंड नोट इट्स लेवल, dissolve some salt or sugar in it, and with the help of a glass rod the salt dissolved in the water but the level of water does not change. It is because the particles of water get into the space between the particles of water. यानी जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही हम वाटर में उसको ऐड करते हैं या सॉल्ट को वाटर में ऐड करते हैं तो पार्टिकल्स ऑफ शुगर एंड सॉल्ट्स जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं। इसका मतलब वो पार्टिकल्स जो थे उन्होंने क्या किया कि उसमें जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच का जो वैकेंट स्पेस है उसको फिलअप कर लिया। दैट मीन्स जो दोनों टाइप के जो मैटर थे वो किससे बने हुए थे, पार्टिकल से मिलके बने हुए थे। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया, वाटर लिया। अब उस वाटर में हमने क्या ऐड किया, 1 टीस्पून शुगर ऐड की। शुगर ऐड करके जैसे ही हम इसको हिलाते हैं, स्टेयर करते हैं, तो यहाँ पे देखो जो इस वाटर का लेवल है, शुगर ऐड करने के बाद भी उसके लेवल में कोई चेंज नहीं आ रहा है, और जो शुगर के पार्टिकल्स है वो क्या हो गए, डिसअपियर हो गए। इसका मतलब उन्होंने क्या किया, वाटर के बीच जो स्पेस था उसको उसने फिल कर लिया। तो पार्टिकल्स दोनों के जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए। तो इसका मतलब कि जो भी मैटर होता है उस मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट जो पोर्शन है वो क्या होता है, उसका पार्टिकल होता है। दैट मीन्स मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट इसके बाद सेकंड आता है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, कि जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल बहुत छोटे साइज के होते हैं। तो इसके लिए भी एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिसॉल्व 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन 100 ml ऑफ बीकर।
सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे एक बीकर लिया और बीकर लेके उसमें हमने क्या किया, 2-3 पार्टिकल्स या क्रिस्टल्स जो है वो इसमें मिक्स कर दिए, किसके, पोटेशियम परमैंगनेट के। इस पोटेशियम परमैंगनेट को हम लाल दवा भी कहते हैं, जो कि पानी को साफ करने के लिए इसमें डाला जाता है। केमिकल फॉर्मूला इसका होता है KMnO4। तो हमने क्या किया, वाटर लिया, वाटर लेके उसमें 2-3 क्रिस्टल्स किसके डाल दिए, KMnO4 के डाल दिए। जैसे ही KMnO4 हमने डाला, KMnO4 डालते ही पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है उसका कलर हो जाता है वॉयलेट रेड कलर। कैसा कलर हो गया उसका, वॉयलेट रेड कलर हो गया। अब वॉयलेट रेड कलर का जो सॉल्यूशन है उस वॉयलेट रेड कलर के सॉल्यूशन से हमने 10 ml ऑफ सॉल्यूशन एक बिग टेस्ट ट्यूब में निकाल लिया। यहाँ से हमने क्या किया, एक 10 ml ले लिया और उस 10 ml को एक दूसरा बीकर जिसमें हमने फिर से 90 ml वाटर ले रखा था, दूसरे बीकर में हमने क्या किया, 90 ml वाटर ले रखा था। उस 90 ml वाटर में हम इस 10 ml ऑफ सॉल्यूशन को डाल देते हैं। तो जैसे हम 10 ml डालते हैं, सॉल्यूशन जो पहले वाटर कलरलेस था वो अब क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। सेम फिर आगे नेक्स्ट रिपीट करेंगे कि इसमें से 10 ml हम बीकर में टेस्ट ट्यूब से अलग करेंगे और उसको एक नेक्स्ट बीकर जिसमें 90 ml वाटर भरा हुआ है उसमें डाल देंगे। तो इस तरीके से 4 और 5 टाइम इस एक्टिविटी को जब हम रिपीट करते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जितने भी बीकर हम ले रहे हैं सबके अंदर कलर जनरेट हो जा रहा है। अब जो कलर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, वाटर का तो हमें पता है कि वाटर का कोई कलर नहीं होता, तो कलर किसकी वजह से आ रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट की वजह से आ रहा है। और पोटेशियम परमैंगनेट के कितने क्रिस्टल हम ले रहे हैं, 2-3 क्रिस्टल्स ले रहे हैं। तो सपोज करो कि जो 2-3 क्रिस्टल्स हैं वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 900 to 1 लीटर ऑफ वाटर जो है उस पूरे वाटर को वो कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब उन 2-3 क्रिस्टल्स में कितने सारे पार्टिकल्स होंगे जो कि आगे से आगे ट्रांसफ़र होते गए और ट्रांसफ़र होने के बाद वो एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर है उसको कलर करते जा रहे हैं। तो ये एक्टिविटी क्या शो कर रही है कि जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, अब हमने 2-3 क्रिस्टल्स में क्या एज्यूम किया कि हो सकता है उसमें टोटल छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर हम देखें तो उसमें 50-100 पार्टिकल्स होंगे, लेकिन एक्चुअल में जब इस एक्टिविटी को हम देख रहे हैं कि ये बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर जो उसको भी कलर्ड कर रहा है, तो इसका मतलब उन पार्टिकल्स का नंबर हमारी इमेजिनेशन से भी क्या है, ज़्यादा है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। यानी यहाँ पे क्या होगा, दिस एक्टिविटी शोज दैट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट can color a large volume of water because there are millions of tiny particle in each crystal। यानी इसके हर एक क्रिस्टल में अराउंड 10 lakhs ऑफ पार्टिकल्स है वो प्रेजेंट है, तभी वो क्या कर रहा है, एक लार्ज वॉल्यूम है उसको कलर्ड करने का काम कर रहा है। तो ये सेकेंड एक्टिविटी हो गई, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। नेक्स्ट इसके बाद थर्ड आता है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। हम ये कह रहे थे कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो उसके लिए भी एक एक्टिविटी करते हैं, टेक सम वाटर इन ए बीकर एंड नोट इट्स लेवल। वही सेम हम एक बीकर लेंगे, बीकर के अंदर हमने वाटर ले लिया और उसके लेवल को हमने पेंसिल या मार्कर की हेल्प से उसको हमने मार्क कर दिया, उस वाटर के लेवल को बीकर में। देन डिजोल्व सम सॉल्ट एंड शुगर इन वाटर विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रोड। द सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर बट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज।
यानी जैसे ही हमने वाटर में शुगर या सॉल्ट को ऐड किया, यहाँ पे वाटर का लेवल हमने यहाँ पे नोट कर रखा है। डिज़ोल्व करने के बाद जब हम चेक करते हैं तो वाटर का लेवल वही रहता है जो बिना शुगर या सॉल्ट ऐड किए था। इसका मतलब हमने बाहर से एक्स्ट्रा मटेरियल तो डाला, शुगर और सॉल्ट हम ऐड कर रहे हैं, फिर भी वाटर के लेवल में चेंज नहीं आ रहा है। तो चेंज क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वाटर में पार्टिकल्स के बीच में क्या था, कुछ वैकेंट स्पेस था। जैसे ही हमने उसमें शुगर ऐड किया या सॉल्ट ऐड किया, तो शुगर या सॉल्ट ऐड करते ही क्या हुआ, वो पार्टिकल्स उस वैकेंट स्पेस में चले गए। यानी वाटर के बीच जो खाली जगह थी, सॉल्ट और शुगर ने उस जगह को भर लिया, और उसी वजह से वाटर के लेवल में कोई चेंज नहीं आया। दैट मीन्स ये एक्टिविटी शो कर रही है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं उनके बीच में वैकेंट स्पेस अवेलेबल होता है। अब ये जो वैकेंट स्पेस है वो किसी मैटर में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। यानी ये वेरी करता है मैटर टू मैटर एंड फिजिकल स्टेट, कि अगर कोई सॉलिड है तो हो सकता है उसमें स्पेस कम होगा, गैस है उसके बीच में स्पेस ज़्यादा होगा, या अलग अलग नेचर के जो मैटर है उनके बीच में जो स्पेस है वो भी अलग अलग हो सकता है। लेकिन सारे मैटर के अंदर पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस अवेलेबल होता है। ये थर्ड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट इसके बाद में आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। हम ये कह रहे थे कि जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार क्या करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। वो कभी भी स्टेशनरी स्टेट में नहीं रहते, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब इसके लिए भी एक एक्टिविटी देख रहे हैं। टेक सम वाटर इन ए बीकर एंड पुट ए ड्रॉप of blue or red ink slowly along the side of the beaker and leave it undisturbed for a few hours. We see that the ink spreads evenly throughout the water due to the movement of particles of water and ink. यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक बीकर लिया और बीकर लेके उसमें स्लोली हम 1 और 2 ड्रॉप ऑफ क्या ऐड कर देते हैं, इंक ऐड कर देते हैं। ब्लू या रेड इंक हमने ऐड कर दी और उस बीकर को बिना हिलाए थोड़ी देर के लिए हमने रख दिया। तो थोड़ी देर बाद हम जब देखेंगे तो क्या देखते हैं कि पूरा का पूरा जो वाटर है वो एक ही जैसे कलर का हो गया। यानी अगर हमने उस वहाँ पे ब्लू इंक डाली थी तो पूरा वाटर का कलर ब्लू हो गया, अगर वहाँ रेड इंक डाली है दैट मीन्स पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन बन रहा है वो क्या हो गया, रेड हो गया। यानी कि जो इंक है वो इक्वली पूरे के पूरे वाटर में क्या हो गई, डिजॉल्व हो गई। दैट मीन्स जो इंक पार्टिकल्स है उन्होंने क्या किया, वाटर के अंदर मूवमेंट की, और इसी तरीके से जो वाटर पार्टिकल्स है वो भी मूवमेंट कर रहे थे। तो बार बार इस तरीके से इनकी जो मूवमेंट हुई, उस मूवमेंट की वजह से पूरा का पूरा जो मिक्सचर है वो एक सेम कलर वाला हो गया। अब जो इंटरमिक्सिंग हुई, यहाँ पे इंटरमिक्सिंग किसकी हुई, इंक और वाटर की। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 or more different type of matter on their own is called diffusion। यानी किसी भी 2 डिफरेंट टाइप के मैटर का अपने आप एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाना वो क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। यानी यहाँ पे इंक पार्टिकल्स है वो क्या हो गए, वाटर के अंदर जाके डिफ्यूज हो गए, और डिफ्यूज होने की वजह से उसका कलर है वो पूरे के पूरे मिक्सचर का एक जैसा हो गया। अब जो मूवमेंट की हम बात करें तो मूवमेंट जो है अब पार्टिकल्स का गैसीय स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है। यानी अगर कोई गैसीय स्टेट में मैटर है तो वो सबसे ज़्यादा फास्टली मूव करते हैं। अगर मूवमेंट स्टेट उसकी लिक्विड है तो कंपेरेटिवली कम होगा, और सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स का मूवमेंट सबसे कम होता है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है वो डिपेंड करता है उनकी एनर्जी पे। यानी कोई भी पार्टिकल्स मूव कर रहा है इसका मतलब उसके पास कुछ एनर्जी है, और उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या कहलाती है ये, काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो गैसीय स्टेट में सबसे ज़्यादा होती है,
फिर इसके बाद लिक्विड स्टेट में आती है और सबसे कम होती है सॉलिड स्टेट में। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है वो डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स पे। तो इसीलिए गैसेस जो है वो सबसे ज़्यादा डिफ्यूज होती हैं, लिक्विड में डिफ्यूजन कम होता है और सॉलिड में सबसे कम होता है। आपने एक दूसरा एग्जांपल और देखें कि घरों में देखा होगा कि जब हम घर में अगरबत्ती जलाते हैं, इंसेंस स्टिक जब हम जलाते हैं, पूजा करते टाइम जब अगरबत्ती जलाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि अगरबत्ती अगर घर के किसी एक कोने में हमने जला के रख दी तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद उसकी जो महक है, जो उसकी सुगंध है, वो पूरे घर में फैल जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम अगरबत्ती को जला रहे हैं तो वहाँ पे कुछ गैसियस पार्टिकल्स बन रहे हैं और वो पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे क्या करेंगे, जो उस घर में जो इन्वायरमेंटल एयर है उसमें जाके वो डिफ्यूज हो जाते हैं और वो पूरे में एक साथ फैल जाते हैं। तो वहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि घर में जब खाना बनता है तो खाना जब गर्म होता है तो उस गर्म खाने की महक जो है वो दूर तक चली जाती है। यानी कोई गर्मा गर्म चीज़ अगर घर में हमें बन रही है तो हमें उसकी सुगंध से पता लग जाता है कि कुछ चीज़ें बन रही है, जबकि वही खाना जब ठंडा हो जाता है तो उसकी महक गायब हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि जब वो गर्म था तो वहाँ से कुछ गैसियस पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे थे और उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो एयर में जाके डिफ्यूज हो रहे थे, जिस वजह से वो फैल जा रहे हैं। जबकि ठंडे खाने में पार्टिकल्स की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, तो वो डिफ्यूजन उस तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी होगी पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। नेक्स्ट इसके बाद आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यानी पार्टिकल्स जो हैं उनके अंदर जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है। जैसे कि एक एक्टिविटी यहाँ पे देखें, टेक एन आयरन नेल, ए पीस ऑफ चौक एंड ए रबर बैंड। तीन चीज़ें लेते हैं, एक आयरन नेल यानी लोहे की कील ले ली, एक चौक का टुकड़ा ले लिया और एक रबर बैंड ले लिया। ट्राई ब्रेकिंग दैम बाय हैमरिंग, यानी उनके ऊपर हम हथौड़ी से चोट मारें या उनको कट करें या उनको खींचें। तो हैमरिंग, कटिंग या स्ट्रेचिंग, अगर वो तीनों के साथ हम ये प्रोसेस करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम चोट मार रहे हैं तो सबसे पहले कौन टूटेगा, जो चौक का टुकड़ा है वो सबसे पहले टूट के छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा। इसी तरीके से जो बाद में टूटेगा वो क्या होगा, रबर बैंड होगा, और जो आयरन नेल है वो सबसे लास्ट में टूटेगी या फिर वो सबसे ज़्यादा उसको रेजिस्ट कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आयरन को तोड़ना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि आयरन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स जो है, जो उनको आपस में बांधे हुए हैं, उनको जोड़े रखे हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है। तो जब हम हैमरिंग कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं या स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो वो इजीली ब्रेक नहीं हो पाता है। जबकि सबसे कमज़ोर क्या था, चौक। चौक सबसे आसानी से टूट रहा है क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स है वो क्या है, सबसे कम है। तो किसी में फोर्स ज़्यादा है, किसी में कम है। यहाँ भी वही बात है कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस की नेचर है वो डिपेंड करती है मैटर पे, कि मैटर टू मैटर वेरी करती है। अब रबर बैंड, चौक, नेल, तीनों की फिजिकल स्टेट तो सॉलिड ही है, लेकिन फिर भी उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेज है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो किसी भी मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, और वो अट्रैक्टिव फोर्स है वो उनको आपस में बांधे हुए रखती है, उनको जोड़े हुए रखती है। और जब भी हम बाहर से कोई प्रेशर या फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या करती है, उसको रेजिस्ट करती है, और जब तक वो रेजिस्ट करेगी तब तक तो वो टूटेगी नहीं। जैसे ही उस रेजिस्टेंस से ज़्यादा फोर्स उसके लग गई तो उसके बाद क्या होगा, वो टूट जाता है। तो ऐसे ही चौक, रबर और आयरन नेल के केस में हो रहा है। यानी पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन जो है, जैसे यहाँ पे हमने तीन डिफरेंट स्टेट ली, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो यहाँ पे सॉलिड में पार्टिकल्स देखो बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज सटे हुए हैं, इसका मतलब उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है। लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच कुछ गैप आ रहा है, तो यहाँ पे गैप आ रहा है, इसका मतलब उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है वो थोड़ी वीक हो गई।
और गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स बहुत दूरी दूरी पे हैं, तो यहाँ पे इनका मतलब इन पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन है वो सबसे कम है। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा, लिक्विड में उससे कम होगा और गैस में सबसे कम होता है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे हमने आज मैटर है क्या चीज़, और उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कि मैटर को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, इसका एक जनरल आइडिया पढ़ा, और फिजिकल नेचर ऑफ मैटर या प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर को स्टडी किया कि मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं या मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद जो अगली क्लास है उसमें हम बात करेंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है।